नमस्कार मित्रों, सूचना की दुनिया पर आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर सुभाष चंद्र सिंह, राज्य सूचना आयुक्त उत्तर प्रदेश। अभी तक मैं सिविल अफसरों से बात करता था या सिविलियंस से बात करता था, पीआईओ हो या जो भी अधिकारी हों, तहसीलदार से लेकर राजस्व के जो भी अधिकारी हों, पुलिस के अधिकारी हों। आज एक अलग अनुभव लेकर के मैं आया हूं आपके सामने। वायुसेना के रिटायर्ड जो है विंग कमांडर हैं एस.एन. द्विवेदी जी हमारे पास बैठे हुए हैं। बहुत अध्ययनशील हैं और बहुत लंबा अनुभव उनके पास है। जो विशेषता है मुख्य रूप से ये कि बहुत स्पष्टता से बात करते हैं। एक दूसरा है कि जब आरटीआई एक्ट 2005 बना था तो 7-8 में ये सीपीआईओ भी थे, केंद्रीय जन सूचना अधिकारी भी थे अपने विभाग के। तो मैं उनके अनुभव भी साझा करूंगा और अगर उनका कोई प्रश्न होगा, जिज्ञासा होगी, तो उसका समाधान भी आप सब लोगों के लिए करने की कोशिश करूंगा। आशा है आपको यह एपिसोड पसंद आएगा। तो द्विवेदी जी, थोड़ा सा अभी परिचय मैंने बहुत शॉर्ट में दिया, थोड़ा एक तो दर्शकों के लिए थोड़ा आपका परिचय जो है ठीक से हो जाए, फिर उसके बाद जो है हम लोग शुरू करेंगे। नमस्कार, मैं विंग कमांडर एस.एन. द्विवेदी, रिटायर्ड। आज एक मौका हमें मिला है कि अपने सूचना से संबंधित जो मुहिम चल रही है उसके बारे में कुछ अपने व्यू पॉइंट रखूं। शुरू के जैसा बताया है डॉक्टर साहब ने कि हमने फॉर्मेटिव स्टेज में दैट इज ड्यूरिंग 2007 एंड 8 सीपीआईओ एयरफोर्स का भी कार्यभार 2-3 महीने के लिए संभाला था और वहीं से मुझे भी इसमें रुचि आई थी कि ये एक अच्छी मुहिम है और जनता के भले के लिए है। और उसके बाद लगातार जहाँ भी मैं एयरफोर्स से रिटायर होने के बाद राज्य में भी अतिरिक्त निदेशक सैनिक कल्याण के पद पे था और वहाँ भी मुझे सूचना का कार्यभार संभालने का मौका मिला। और वहाँ से रिटायर हो जाने के बाद भी जब मुझे आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल में फिर से अपॉइंटमेंट मिला था, तो वहाँ भी मुझे सूचना का से संबंधित कार्यभार संभालने का मौका मिला था। तो दिक्कतें और जो परेशानियाँ हैं और जो अनुभव रहे हैं, काफ़ी खट्टे-मीठे रहे हैं इसमें और कई चीज़ें हैं जो हमें भी आज तक लगता है कि इसका क्या कुछ पहल इसके संबंध में क्या कुछ पहल किया जाए जिससे कि इसका निवारण हो सके। तो पहला प्रश्न तो मेरा इस संबंध में इसलिए है डॉक्टर साहब से कि क्या ऐसा कोई प्रावधान है कि अगर सीपीआईओ अगर सूचना 30 दिन के अंदर नहीं देता है और उसके बाद हम प्रथम अपीली अधिकारी को अगर हम अपना अपील करते हैं या कोई भी जनता करती है, तो उसका भी जवाब वो नहीं देते हैं और जो सूचना के लिए प्रार्थनी है, जो जिसने प्रार्थना की हुई है और उसका अगर इतनी क्षमता नहीं बनती है कि वो आयोग तक पहुँच पाए, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? हर कोई विशेषतः जो केंद्रीय सूचना आयोग है, वहाँ तक जाने के लिए कई हमारे पास ऐसे केसेज़ आए, क्योंकि मैं वर्तमान में एक एडवोकेट भी हूँ और मुझे अपने क्लाइंट के साथ में इस तरह से मौका मिलता है जब हम सूचना प्राप्त के लिए खुद अप्लाई करते हैं और कुछ एक ऐसे लोग भी आते हैं जिनकी प्रथम अपीली अधिकारी से मना हो जाने के बाद उनकी क्षमता नहीं होती कि केंद्रीय आयोग तक जा पाएँ। तो क्या ऐसी कोई प्रावधान है जिसमें उनको सूचना दिलाई जा सके? देखिए, जब केंद्रीय स्तर पर केंद्र सरकार ने इसका प्रावधान किया था आरटीआई एक्ट 2005, तो उस समय एक प्रावधान किया गया था जो मस्ट था कि डिजिटाइजेशन जैसे जैसे बढ़े वैसे वैसे आप जो सरकारी स्तर की वे सूचनाएं जो दी जा सकती हैं, जो पत्रावली पर धारित हैं, उनको आप जो है वेबसाइट पर डाल दें। जी। एक तो ये। दूसरा, उस समय राज्यों में राज्य सूचना आयोग और केंद्र में केंद्रीय सूचना आयोग बने।
और ये प्रावधान किया गया कि अधिकतम 10 सूचना आयुक्त और जी। 1 मुख्य सूचना आयुक्त होंगे केंद्र में भी, और जो सबसे बड़ा प्रदेश होगा जैसे उत्तर प्रदेश है, यहाँ भी 10 सूचना आयुक्त और 1 सूचना आयुक्त, इससे ज़्यादा नहीं होंगे। अब हम मूल सवाल पे आते हैं। जी। जो सवाल आपने कहा कि वादी जरूरी नहीं कि इतना सक्षम हो कि राज्य सूचना आयोग तक पहुंचे, जी। और केंद्रीय सूचना आयोग तक तो पहुंचने का तो बहुत कठिनाई होती है। केरल के त्रिवेंद्रम का अगर कोई आदमी दिल्ली तक नहीं पहुँच पाएगा। दिल्ली तक अगर ना पहुंचे केंद्रीय सूचना आयोग, वो क्या करे? तो शुरू में तो कठिनाई थी और दिक्कतें थी, लेकिन आरटीआई एक्ट में ये कहा गया है कि आप रजिस्टर्ड डाक से जी। आरटीआई डालें, चाहे आप लोकल स्तर पर डालें और चाहे केंद्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग में डालें। रजिस्ट्री या स्पीड पोस्ट जी। सरकारी सिस्टम से, पोस्ट ऑफिस के माध्यम से। वादी के लिए यह जरूरी नहीं कि वो पहुंचे राज्य सूचना आयोग या केंद्रीय सूचना आयोग, कहीं के लिए भी। इवन डीएम के यहाँ अगर वो डालता है तो भी जाना जरूरी नहीं, रजिस्टर्ड डाक से वो बात करे जी। 10 रुपए के पोस्टल ऑर्डर के साथ। ये पीआईओ की जिम्मेदारी होती है, यानी सरकारी सिस्टम, सरकारी लोक प्राधिकार जिसको बोलते हैं, पब्लिक वो इंस्टीट्यूशंस, उनकी ये जिम्मेदारी है कि डाक के माध्यम से आपको सूचना दें। लेकिन सामान्य रूप से अभी हिंदुस्तान में विकसित देशों की तरह इस तरह कल्चर नहीं डेवलप है कि लोग जो है आपको सही समय पर ठीक से सूचना दें, लापरवाही होती है। इसलिए प्रथम अपील का प्रावधान है कि अगर जन सूचना अधिकारी सूचना नहीं देता है तो आप डाक से ही प्रथम अपील करें 30 दिन के बाद। अगर 30 दिन के भीतर सूचना नहीं मिलती है तो जी। प्रथम अपीली अधिकारी की यह दायित्व होता है, वह आपको सूचना दिलाए। जन सूचना अधिकारी को या जहां सूचना धारित हो पत्रावली पर, उसको निर्देश दे और कहे कि सूचना को दो, अन्यथा आप जिम्मेदार हो। जी। लेकिन प्रथम अपीली अधिकारी के स्तर पर तो और लापरवाही होती, जो जैसा हमारा सूचना आयोग ये में। प्रैक्टिकल है, हाँ प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स हैं ये। हाँ, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट यह है कि जन सूचना अधिकारी थोड़ा बहुत सुन भी लेता है, प्रथम अपीली अधिकारी बिल्कुल सुनता ही नहीं। जी। प्रथम अपीली अधिकारी के पास कभी कभी गलतफहमी है कि उस पर दंड नहीं लगेगा, वास्तव में दंड नहीं लगता। दंड जन सूचना अधिकारी पर लगता है। प्रथम अपीली अधिकारी लापरवाही करेगा तो 20(2) की कार्रवाई होगी। जी। 20(2) यानी प्रतिकूल प्रविष्टि की कार्रवाई होगी। बहुत कम लोगों को मालूम है। अभी हमारे यहाँ कई जो प्रथम अपीली अधिकारी हैं सब पर 20(2) की कार्रवाई हुई है। अच्छा। कार्रवाई जब हो जाती है, जब रजिस्ट्रार के यहाँ से नोटिस जाता है कि आपके पास 20(1) या 20(2) यानी दंड या प्रतिकूल प्रविष्टि के कारण, तब उनको लगता है कि ये तो दंड लग गया। हाँ, उनके करियर पर हाँ, प्रभाव डालेगा। अब धीरे धीरे जैसे जैसे डिजिटाइजेशन हो, जैसे राज्य सूचना आयोग उत्तर प्रदेश में भी अभी ऑनलाइन सुनवाई का एक जो है वेब पोर्टल जो है वो शुरू हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे, उन्होंने उसका उद्घाटन भी किया। तो मुझे अभी उसको लागू होने में थोड़ा देर लगेगी। अब अगले जो सूचना आयुक्त आएंगे, मुझे लगता है कि अगले कार्यकाल से धीरे धीरे करके वो होगा। इसमें यह है कि न वादी को आने की जरूरत है, न प्रतिवादी को आने की जरूरत है। अच्छा। सूचनाएं डाक से दें और जिस तारीख पर है वहीं से एनआईसी के माध्यम से जो है दोनों लोग अपनी बात कहें। अच्छा। ऑफलाइन भी है, अगर आ सके तो आए, न आ सके तो वहीं जो है वहीं से सुनवाई होगी और वहीं से निस्तारण भी होगा। निस्तारण यहाँ से होगा, आने की जरूरत नहीं है। लेकिन अभी ये मुझे लगता है कि ये उत्तर प्रदेश पहला सूचना आयोग है जहाँ इस तरह की शुरुआत हुई है, जिसका माननीय मुख्यमंत्री जी ने उद्घाटन किया। केंद्रीय सूचना आयोग में सुनवाई पूरी तरह से ऑनलाइन है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से। जी। तो जैसे केरल का आदमी है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जैसे नोटिस गई और उसको, अब तो मेल का भी आ गया है, व्हाट्सएप भी है, इन सब से जो है ऑनलाइन जो है सूचना मांगने का प्रावधान भी है। ऑनलाइन 10 रुपए का पोस्टल ऑर्डर लगा करके आप करें और ऑनलाइन में सूचना दें। जन सूचना अधिकारी नहीं सूचना देता, प्रथम अपीली अधिकारी सूचना नहीं देता, तो आप ऑनलाइन जो है आप आयोग को हम आयोग, केंद्रीय सूचना आयोग को दें। ऑनलाइन दे उसमें सकते जब हैं डेट कंप्लेंट। लगती है तो आयोग सूचना अधिकारी मतलब सूचना आयुक्त, केंद्रीय सूचना आयुक्त
पीठासीन अधिकारी के रूप में फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बात करता है जी। और वहाँ पर निस्तारण तेज गति से होता है, इसलिए कि फिर उसमें ये झंझट नहीं है कि कौन आया कौन नहीं आया। जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से ही हो रहा, ऑनलाइन हो रहा है, समान रूप से पक्ष प्रतिपक्ष उपस्थित रहता है। तो ये विधान अब धीरे धीरे डेवलप हो रहा है। मुझे लगता है कि राज्य सूचना आयोग जितने हैं, उसमें भी अगले 10 वर्षों में ये चीज़ें धीरे धीरे लागू हो जाएगी। तो वादियों के लिए भी और प्रतिवादियों के लिए भी ये सहूलियत हो जाएगी, जिसमें वादी के लिए बड़ी सहूलियत इसलिए है कि वो वहन नहीं कर पाता चीज़ों को, मतलब अपना खर्च जो है। हालांकि आरटीआई एक्ट में ये भी है कि अगर आपको जनसूचना अधिकारी से सूचना नहीं मिलती है, प्रथम अप्रेलीय अधिकारी सूचना नहीं दिलाता है, तो आप जो है, जो आते जाते हैं विद प्रमाण, आप अगर आयोग को दें कि मुझे मानसिक संताप हुआ है, सूचना नहीं दिया है, मुझे क्षतिपूर्ति दिलाई जाए। क्षतिपूर्ति माने हर्जाना एक प्रकार का होता है कि आने जाने का खर्च, और आप जो मानसिक संताप हुआ है, आप जो है हमको संबंधित विभाग से दिलाएं। आप इस YouTube चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और शेयर जरूर करिए।